हेलो दोस्तों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द टॉपिक एंट्रोपी। ठीक है, एंट्रोपी देखिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। ओके एंड अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो एक होती है इसकी फिजिकल डेफिनेशन एंट्रोपी की। ठीक है, फिजिकल डेफिनेशन, और हम सभी लोग फिजिकल डेफिनेशन से काफ़ी हद तक रूबरू हैं कि फिजिकल डेफिनेशन एंट्रोपी की बताती है किसी भी सिस्टम के अंदर रैंडमनेस और डिसऑर्डर। ओके, सिस्टम के अंदर अगर रैंडमनेस है या डिसऑर्डर है तो हम कहते हैं कि सिस्टम की एंट्रोपी ज़्यादा है। सो अगर हम फिजिकली बात करें तो रैंडमनेस और डिसऑर्डर मींस एंट्रोपी, या एंट्रोपी का मतलब है किसी सिस्टम के अंदर रैंडमनेस या डिसऑर्डर का होना। ओके, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। अगर एक रूम में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, और पहले केस में सारे बच्चे रैंडम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कोई भी कुछ भी कर रहा है, कोई भी किसी का कोई फिक्स मोशन नहीं है, कुछ भी फिक्स पैटर्न नहीं है। सो हम कह सकते हैं कि वो जो स्टूडेंट्स हैं, वो जो क्लासरूम है उसकी एंट्रोपी हाई है। ठीक है, कोई भी फ्री है, कोई रूल नहीं है, डिसऑर्डर्ड है सारे लोग। और सेकंड केस में बोले अगर हम, सेकंड एक क्लासरूम है जिसमें कि सारे बच्चे ऑर्गेनाइज तरीके से बैठे हुए हैं। ठीक है, जिस तरह के इंस्ट्रक्शंस उन्हें दिए हैं वही काम कर रहे हैं, कोई ऐसा रैंडमनेस नहीं है उनके अंदर, सब ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं। सो द सेकंड क्लास इज हैविंग लेस एंट्रोपी। सो एंट्रोपी इज द randomness or disorderedness of any system, in any system we can say। ये होती है एंट्रोपी फिजिकली। ओके, अब एंट्रोपी का सिग्निफिकेंस क्या है? किसी भी सिस्टम के अंदर एनर्जी होती है, हम लोग जानते हैं, और एनर्जी के साथ साथ उसके अंदर एक और चीज़ होती है, वो कहलाती है एंट्रोपी। ठीक है, सिस्टम के अंदर जितनी ज़्यादा ऑर्डरनेस होगी, मीन्स रैंडमनेस जितनी कम होगी, सिस्टम की एनर्जी उतनी ही यूज़फुल होगी। ठीक है, आप लोग समझ भी सकते हैं, अगर सिस्टम के अंदर रैंडमनेस ज़्यादा होगी तो इसका मतलब उसकी एनर्जी उतनी अच्छे से यूज नहीं हो पाएगी। अगर सिस्टम के अंदर रैंडमनेस कम होगी तो यूजफुल एनर्जी ज़्यादा होगी। सीधे से आप अंदाज़ लगा सकते हैं। इसका मैं सेकंड एग्जांपल भी ले सकता हूँ। एक सपोज हमारे पास बहुत सारे वाटर जेट्स हैं। पहले केस में वाटर जेट्स, सारे वाटर जेट्स की वेलोसिटी सपोज सेम है, वी वेलोसिटी है। ठीक है, वाटर जेट्स का जो फ्लो रेट है वो भी सेम है, वी वेलोसिटी है, और फ्लो रेट भी सेम है सारे वाटर जेट्स का, सारे सिमिलर वाटर जेट्स हैं। ठीक है, सो आप देख सकते हो फर्स्ट केस में मेरे पास सपोज ऐसे 5 वाटर जेट्स हैं, और मैं देख सकता हूँ सब रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई भी कहीं की और मोशन है किसी भी वाटर जेट का। ठीक है, और एक और मैं दूसरा केस लेता हूँ, सेकंड केस में ये सारे वाटर जेट्स एक ही डायरेक्शन में अलाइंड है, सारे वाटर जेट्स एक ही डायरेक्शन में अलाइंड है। ओके, तो सेकंड केस देख सकते हो आप, सेकंड केस की जो वाटर जेट्स हैं उनको आप इजीली यूज कर सकते हो, कुछ भी अगर आपको वर्क लेना है उससे। अगर आप कोई भी टरबाइन इसके आगे लगाते हैं, सपोज एक टरबाइन आप इससे रन करते हैं, तो टरबाइन को रन करना काफ़ी आसान है सेकंड केस में। ओके, फर्स्ट केस में अगर आप देखते हैं इससे कोई टरबाइन रन होना इम्पॉसिबल है, इससे टरबाइन रन कर ही नहीं पाएंगे हम लोग, क्योंकि इसके अंदर डिसऑर्डर है। वी कैन से इट इज हैविंग डिसऑर्डर, और इसके अंदर ऑर्डर है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर एंट्रोपी ज़्यादा है, इसकी एंट्रोपी ज़्यादा है, एंट्रोपी हायर है इसकी। ठीक है, और इसकी एंट्रोपी लोअर है, कम है एंट्रोपी इसकी, बहुत ज़्यादा कम है एंट्रोपी इसकी, क्योंकि ऑर्डर मेंटेन्ड है। तो इसके अंदर की जो एनर्जी है वो यूजफुल एनर्जी है। ठीक है, इसके अंदर जो एनर्जी है वो यूजफुल एनर्जी है, यूज कर सकते हैं उस एनर्जी को, यूजफुल एनर्जी। और इसके अंदर जो एनर्जी है वो अनयूजफुल, नॉन यूजफुल एनर्जी है, नॉन यूजफुल एनर्जी। ठीक है, नॉन यूजफुल एनर्जी को कहते हैं अनअवेलेबल एनर्जी, अनअवेलेबल एनर्जी, अनअवेलेबल एनर्जी। ठीक है, और जो यूजफुल एनर्जी है उसे कहते हैं अवेलेबल एनर्जी, बिकॉज इस एनर्जी को आप यूज कर सक रहे हो, ये अवेलेबल है किसी भी काम को करने के लिए, इसलिए इसको कहते हैं अवेलेबल एनर्जी। ठीक है, तो एंट्रोपी से एक चीज़ आपको पता चल रही है, सिस्टम के अंदर एंट्रोपी जितनी ज़्यादा होगी उतनी यूजफुल एनर्जी कम होगी। ठीक है, सो एंट्रोपी इज नॉट डिज़ायरेबल, हम चाहते हैं एंट्रोपी कम से कम हो, बट एक्चुअली साथ में ये प्रॉब्लम भी है कि कोई भी प्रोसेस हमेशा उस डायरेक्शन में होना पसंद करती है जिस डायरेक्शन में एंट्रोपी बढ़ रही हो। ठीक है, हम लोग अपनी एंट्रोपी बढ़ाना चाहते हैं, ये नॉर्मल रूल है नेचर का, एवरी वन वॉन्ट्स टू इम्प्रूव इंक्रीज द एंट्रोपी। ओके, तो प्रोसेस की डायरेक्शन भी हमेशा उस डायरेक्शन में प्रोसेस होती है जिस डायरेक्शन में एंट्रोपी बढ़ने के चांसेस हो।
ठीक है। सो ये फिजिकल डेफिनेशन है एंट्रोपी की। अब हम आते हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन में, ठीक है। मैथमेटिकल डेफिनेशन, तो फिजिकल डेफिनेशन तो कहती है कि रैंडमनेस और डिसऑर्डर इन एनी सिस्टम इज नोन एज एंट्रोपी। सिंपल सी बात है, ठीक है। इट इज द मेजर ऑफ, हम लिख सकते हैं डेफिनेशन, इट इज द measure of randomness or disorder of a system, ओके। एंड कोई भी सिस्टम अपनी इंट्रोपी को बढ़ाना चाहता है। सपोज एक बर्तन के अंदर पानी रखा हुआ है, तो बर्तन को जैसे ही आप थोड़ा सा भी टिल्ट करते हो तो सारे पानी गिर जाता है, ठीक है। तो पानी के मॉलिक्यूल्स रैंडम हो जाते हैं, सारे मूव करने लग जाते हैं, तो सबकी इंट्रोपी बढ़ जाती है वाटर मॉलिक्यूल्स की, ओके। सो इंट्रोपी बढ़ने की ओर ही हमारा डायरेक्शन होता है। अभी हम लोग सभी लोग बंद हैं घरों में, जैसे ही हमें ओपन कर दिया जाएगा, लॉकडाउन में थोड़ी सी भी रिलैक्सेशन हो जाएगा, तो हम लोग सीधे बाहर निकल जाएंगे। सो हम लोग भी अपनी इंट्रोपी को बढ़ाना ही चाहते हैं, ओके। हम लोगों का मोशन हमेशा एंट्रोपी बढ़ाने की ओर ही होता है। हम एंट्रोपी घटाने की हमारी टेंडेंसी नेचुरली नहीं होती, कम होती है। दिस इज द फिजिकल डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी। मैथमेटिकली एंट्रोपी कहाँ से आई, ठीक है। तो मैथमेटिकली एंट्रोपी जो इंट्रोड्यूस हुई है वो क्लॉसियस इनइक्वालिटी से इंट्रोड्यूस हुई है। क्लॉसियस ने इसको इन्वेंट किया है। क्लॉसियस को पता चला कि एक नई प्रॉपर्टी है जो एंट्रोपी कहलाती है। अभी हम लोग देखेंगे कैसे एंट्रोपी एक प्रॉपर्टी है, एंट्रोपी भी एक सिस्टम की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो हम देख पाएंगे अभी क्लॉसियस इनइक्वालिटी, हम लोग फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। क्लॉसियस इनइक्वालिटी और क्लॉसियस थ्योरम भी कहते हैं इसी को हम, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी लास्ट मॉड्यूल में देखा था, क्लॉसियस इनइक्वालिटी। तो क्लॉसियस इनइक्वालिटी क्या कहती है? फॉर एनी साइकिल, फॉर एनी साइकिल, साइकिल मीन्स थर्मोडायनेमिक साइकिल, ठीक है। क्लॉसियस इनइक्वालिटी बताती है कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी इज ईदर लेस देन और इक्वल टू जीरो। ये थी क्लॉसियस इनइक्वालिटी, ठीक है। किसी भी थर्मोडायनेमिक साइकिल के लिए साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू विल बी लेस देन और इक्वल टू जीरो। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखें तो अगर इसी को एक्सपेंड कर दें तो ये बताता है फॉर अ रिवर्सिबल साइकिल, फॉर अ रिवर्सिबल साइकिल, ठीक है, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी इज इक्वल टू जीरो। इक्वालिटी आती है रिवर्सिबल साइकिल के लिए, ठीक है। एंड फॉर एन इरिवर्सिबल साइकिल, फॉर एन इरिवर्सिबल साइकिल, इरिवर्सिबल साइकिल, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी इज लेस देन जीरो, ठीक है। तो ये दो आपके फॉर्म है इसके ही क्लॉसियस इनइक्वालिटी के, रिवर्सिबल साइकिल के लिए और इरिवर्सिबल साइकिल के लिए, ओके। अब अगर हम देखें देखते हैं अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, मोर देन जीरो, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी इज मोर देन जीरो, तो ऑब्वियसली ये किसको दिखाएगा? इम्पॉसिबल केस को शो करेगा। इट इज इम्पॉसिबल साइकिल, ये हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल साइकिल, ठीक है। ये है क्योंकि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी कैन नॉट बी मोर देन जीरो, हमेशा या तो लेस देन होगा या तो इक्वल टू जीरो होगा, ओके। सो ये तो इम्पॉसिबल साइकिल है। अब देख लेते हैं हम लोग इसका, आप लोग सभी जानते हैं कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी का मीनिंग क्या होता है। इसका सिंपल सा मीनिंग होता है, एक थर्मोडायनेमिक साइकिल है, उसमें बहुत सारी प्रोसेस होंगी, 2 या 3 या 4, ठीक है। तो जितनी भी प्रोसेस में जो भी हीट इंट्रैक्शन होगा, Q1 अपॉन T1 प्लस Q2 अपॉन T2 प्लस जितने भी हो रहे हैं इक्वल टू जीरो होना चाहिए। जैसा हम लोगों ने पहले एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के टाइम पे क्वेश्चन भी करे थे इस तरह के, ठीक है। वैसे ही इस केस में, रिवर्सिबल साइकिल केस में Q1 अपॉन T1 प्लस Q2 अपॉन T2 प्लस जितने भी टर्म्स हैं विल बी लेस देन जीरो, ओके। सो ये है क्लॉसियस इनइक्वालिटी का मतलब। अब देखिए इस क्लॉसियस इनइक्वालिटी से ही एंट्रोपी के बारे में हिंट मिला था कि एंट्रोपी नाम की एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। वो हिंट क्लॉसियस को मिला था, ठीक है। और 1865 में ये हिंट मिला था, 1865 में ये हिंट मिला था, ठीक है। सो इट वॉज इन्वेंटेड इन 1865 बाई क्लॉसियस। एंट्रोपी नाम की प्रॉपर्टी जो थी वो 1865 में क्लॉसियस ने दी है, ठीक है।
तो कैसे दी उसने एंट्रोपी नाम की प्रॉपर्टी, उसने ये देखा कि ये जो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी टर्म है इसको उसने अप्लाई करके देखा एक थर्मोडायनेमिक साइकिल में। ठीक है, तो हम एक थर्मोडायनेमिक साइकिल बना लेते हैं, यहाँ पे दो थर्मोडायनेमिक साइकिल हम लोग बना लेते हैं एक साथ। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट थर्मोडायनेमिक साइकिल 1A2B1, जैसा हम लोग पहले भी करते थे 1A2B1 एंड 1A2C1, वही काम यहाँ भी कर रहे हैं 1A2B1 ओके एंड 1A2C1। ये दो रिवर्सिबल साइकिल है, बोथ आर रिवर्सिबल साइकिल ओके। 1A2B1 and 1A2C1 both are reversible cycle. So now we can apply Clausius inequality. Apply Clausius inequality to cycle 1A2B1. ये 1A2B1, तो 1A2B1 में अगर हम लगाते हैं, अप्लाई करते हैं क्लॉसियस इनइक्वालिटी, ठीक है, तो सपोज हीट इंटरेक्शन 1A2 के लिए है Q1A2 और 2B1 के लिए है Q2B1। ठीक है, टेम्परेचर हम लोग कॉमन मान रहे हैं यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं Q1A2 बाई T प्लस Q2B1 बाई T विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, हम टेम्परेचर को अभी डिफरेंट नहीं ले रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट बराबर ले रहे हैं हम लोग टेम्परेचर को, कोई इशू नहीं है उससे। सो दिस इज द क्लॉसियस इनइक्वालिटी फॉर द फर्स्ट साइकिल Q1A2 बाई टी प्लस Q2B1 बाई टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इससे हम लिख सकते हैं, इसी को अगर मैं रीराइट करूं तो Q2B1 अपॉन टी इज इक्वल टू माइनस Q2A1 अपॉन टी। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ऐसे लिख लिया हमने, रीराइट कर लिया जस्ट। अब यही मैं अप्लाई करता हूं फॉर साइकिल 1A2C1। अब साइकिल 1A2C1 के लिए लगा रहा हूं, तो 1A2C1 के लिए लगाएंगे तो देखिए उसमें भी वही चीज होगी Q1A2 अपॉन टी प्लस Q2C1 अपॉन टी इज इक्वल टू 0। इससे भी आपको एक कंक्लूजन मिलेगा Q2C1 अपॉन टी इज इक्वल टू माइनस Q2, हाँ ये मैंने गलत लिया, Q1A2 होना चाहिए, Q1A2 ओके, और Q2B1 अपॉन टी इक्वल टू माइनस Q1A2 अपॉन टी। तो यहाँ पर Q2C1 अपॉन टी इक्वल टू माइनस Q1A2 अपॉन टी। क्लियर है? ठीक है, हमने केवल Q2B1 की वैल्यू अपॉन टी की वैल्यू यहाँ पे फाइंड की है, यहाँ पे Q2C1 अपॉन टी की वैल्यू फाइंड की है। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन से देख लीजिए आप, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से, फ्रॉम द अबव टू इक्वेशंस, फ्रॉम अबव इक्वेशंस, इनसे आप एक चीज देख सकते हैं कि Q1A2 अपॉन टी, ये टर्म दोनों साइड कॉमन है दोनों इक्वेशंस में, माइनस Q1A2 अपॉन टी, यहाँ भी माइनस Q1A2 अपॉन टी। इससे क्या मिल रहा है हमें, इसका मतलब है Q2B1 अपॉन टी इज इक्वल टू Q2C1 अपॉन टी। तो ये जो टर्म है ये आप देख सकते हैं B पाथ के लिए भी सेम है, C पाथ के लिए भी सेम है। अब अगर ऐसे ही आप कई सारे पाथ लेते हैं, N पाथ लेते हैं, DEFGHIJKLM, जितने भी चाहो आप उतने पाथ ले लो, उन सारे पाथ्स के लिए ये वैल्यू सेम आएगी Q2B1 अपॉन टी, मतलब Q बाई टी वैल्यू जो आ रही है वो सारे पाथ्स के लिए सेम आ रही है। ठीक है, सारे पाथ्स के लिए सेम आ रही है, कितने भी पाथ, N पाथ ले लो आप, तो इससे पता चल रहा है कि ये Q बाई टी जो क्वांटिटी है ये पाथ इंडिपेंडेंट है, पाथ इंडिपेंडेंट है, इस पाथ पे डिपेंड ही नहीं कर रही है। तो अगर पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही है तो केवल इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट इन पे डिपेंड कर रही है। ये क्वांटिटी क्या है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड कर रही है, मतलब ये एक पॉइंट फंक्शन है, बिकॉज इट इज डिपेंडिंग ओनली ऑन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। किसी भी पाथ से चले जाओ आप, सबके लिए वैल्यू हमेशा सेम आ रही है Q अपॉन टी। ठीक है, तो यहीं से क्लॉसियस को एक क्लू मिला, क्योंकि क्लॉसियस को ऑलरेडी पता था कि जो भी क्वांटिटी पाथ इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ओनली पॉइंट डिपेंडेंट है या ओनली पॉइंट फंक्शन है, दैट इज अ प्रॉपर्टी। ये हमें ऑलरेडी पता भी है, क्लॉसियस को भी ऑलरेडी पता था। ठीक है, जो भी क्वांटिटी पॉइंट डिपेंडेंट है या पॉइंट फंक्शन है, दैट इज अ प्रॉपर्टी। तो वही चीज क्लॉसियस ने भी यहाँ पे फाइंड करी कि Q बाई टी क्वांटिटी इज अ path independent quantity. So we observe that the quantity
Q upon T is independent of the path, independent of the path. Okay, so it is a path function, so it is a path function. So अगर ये सॉरी इट इज अ पॉइंट फंक्शन, पॉइंट फंक्शन, इट इज अ पॉइंट फंक्शन, गलत लिख दिया मैंने, पॉइंट फंक्शन, इट इज अ पॉइंट फंक्शन, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड कर रहा है. सो ये पता चल रहा है कि एक पॉइंट फंक्शन है. सो ऑब्वियसली अगर कोई पॉइंट फंक्शन है तो इट मस्ट शो, इट मस्ट रिप्रेजेंट the change in some property of the system, the change in some property of the system, of the system. ठीक है, सिस्टम की किसी प्रॉपर्टी में चेंज को शो करना चाहिए इस Q बाई टी क्वांटिटी को. ठीक है, ये मान लिया इनिशियल कंडीशन थी. ठीक है, और ये फाइनल कंडीशन है. अब जो Q बाई टी क्वांटिटी है वो सारे पाथ्स के लिए सेम आ रही है. इस पाथ से जाओ, इस पाथ से जाओ, इस पाथ से जाओ. मतलब ये Q बाई टी क्वांटिटी इस चेंज ऑफ स्टेट के लिए, ठीक है, इस चेंज ऑफ स्टेट के लिए कि एक प्रॉपर्टी में चेंज को शो कर रही है. ये हम कंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि ये चीज केवल इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड कर रही है. इसीलिए कोई भी चीज अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करती है तो वो जरूर किसी प्रॉपर्टी में चेंज को शो करती है. ठीक है, तो ये जरूर किसी प्रॉपर्टी में चेंज को शो कर रही है और वही प्रॉपर्टी कहलाई एंट्रोपी, वही प्रॉपर्टी कहलाई एंट्रोपी. क्लॉसियस ने उसको नाम दिया एंट्रोपी क्योंकि क्लॉसियस को यहाँ पे पता चल गया कि एक प्रॉपर्टी में चेंज को शो कर रहा है. एंड दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज एंट्रोपी. दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज एंट्रोपी, एज एंट्रोपी, एंट्रोपी. ठीक है, तो यहां से एंट्रोपी नाम का टर्म आया मैथमेटिकली. ठीक है, तो हम देख सकते हैं एंट्रोपी क्या है, Q अपॉन टी. ठीक है, तो अगर एक छोटे से हीट ट्रांसफर के लिए, इन्फाइनाइट सिंबल हीट ट्रांसफर या एक एलिमेंट्री हीट ट्रांसफर के लिए हम लेते हैं तो चेंज इन एंट्रोपी ds विल बी इक्वल टू डेल Q अपॉन टी, हीट ट्रांसफर अपॉन टेम्परेचर. ठीक है, हीट ट्रांसफर अपॉन टेम्परेचर. तो इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ds से. स्मॉल चेंज इन द एंट्रोपी इज रिप्रेजेंटेड एज, चेंज इन एंट्रोपी इज रिप्रेजेंटेड एज ds. ठीक है, is equal to del Q by T. ds is equals to del Q by T, where S is the entropy, S is the entropy. So entropy को हम S से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, so ds is equals to del Q by T and this term is to be calculated for a reversible path. आपको ध्यान होगा ये जो दोनों पाथ हमने लिखे हैं दोनों रिवर्सिबल पाथ थे. 1a2 b1 ये पूरा रिवर्सिबल है, 1a2 c1 दोनों रिवर्सिबल है. ठीक है, तो 2b1 भी रिवर्सिबल है, 2c1 भी रिवर्सिबल है. तो अगर रिवर्सिबल पाथ के लिए अगर आप dq del Q by T क्वांटिटी निकाल लेते हैं तो वही उस प्रोसेस की एंट्रोपी चेंज को शो करेगा. ठीक है, सो ds फॉर दिस प्रोसेस विल बी इक्वल टू del Q by T फॉर द करस्पॉन्डिंग रिवर्सिबल पाथ. तो ये ही टर्म कहलाता है एंट्रोपी. ठीक है, एंट्रोपी. So entropy is a property of the system. ठीक है, और entropy is an extensive property, extensive property. ठीक है, property. ठीक है, so ds is equals to del Q by T reversible. इससे आपकी एंट्रोपी फाइंड आउट होगी. ठीक है, फिर अगर आपको पूरी प्रोसेस के लिए दिस इज एंट्रोपी चेंज फॉर अ स्मॉल हीट ट्रांसफर, एलिमेंटल हीट ट्रांसफर. अगर आपको पूरी प्रोसेस के लिए हीट ट्रांसफर निकालना है तो वी कैन फाइंड आउट S इज इक्वल्स टू, सॉरी, चेंज इन एंट्रोपी में हमेशा चेंज फाइंड होता है. एब्सोल्यूट एंट्रोपी वी कैन नॉट फाइंड. हम लोग एब्सोल्यूट एंट्रोपी कभी नहीं निकाल सकते. हम क्या निकालेंगे, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ds फ्रॉम इनिशियल स्टेट 1 टू फाइनल स्टेट विल बी S2 माइनस S1, चेंज इन एंट्रोपी. चेंज इन एंट्रोपी विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन del Q by T from state 1 to state 2. So in this way we can find out the change in entropy for any process. किसी प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज ऐसे निकल सकता है, एंट्रोपी चेंज फॉर अ प्रोसेस. तो एक चीज हमें ध्यान रखनी है, हमेशा एंट्रोपी में चेंज फाइंड होता है. एब्सोल्यूट एंट्रोपी नहीं निकाल सकते आप ये नहीं कह सकते कि इस वाटर की एंट्रोपी इतनी है या स्टीम की एंट्रोपी इतनी है. आप ये कह सकते हैं कि स्टीम, वाटर से स्टीम के बनने पे एंट्रोपी में इतना चेंज आया है. सो वी कैन ओनली गेज द चेंज इन एंट्रोपी, वी कैन नॉट फाइंड द एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम.
ठीक है, ये नहीं होता कभी, एब्सोल्यूट एंट्रोपी मेजर नहीं होती. वी कैन ओनली गेज द चेंज इन एंट्रोपी. चेंज इन एंट्रोपी. गेज का मतलब है कैलकुलेट. वी कैन ओनली गेज और कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी, कॉमन, नॉट द एब्सोल्यूट एंट्रोपी, नॉट द एब्सोल्यूट एंट्रोपी. एब्सोल्यूट एंट्रोपी हम लोग नहीं निकाल सकते हैं. ठीक है, तो ये रहा हमारा एंट्रोपी. ये है बेसिक डेफिनेशन एंट्रोपी की. सो दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी. एंट्रोपी कैसे निकलेगी? एंट्रोपी को अगर मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं तो मैथमेटिकली इट इज हीट ट्रांसफर्ड पर यूनिट टेम्परेचर, डेल क्यू अपॉन टी. टी तो टेम्परेचर है और हीट ट्रांसफर डेल क्यू. ठीक है, इट इज हीट ट्रांसफर पर यूनिट टेम्परेचर टू द सिस्टम, दैट इज एंट्रोपी. ठीक है, एंड ऑब्वियसली किसी भी सिस्टम में हीट सप्लाई करोगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी. अगर डेल क्यू पॉजिटिव होगा तो डी एस विल बी पॉजिटिव. अगर आप हीट निकालोगे सिस्टम से हीट निकालोगे तो डेल क्यू नेगेटिव होगा तो डी एस विल बी नेगेटिव. तो हमेशा सिस्टम पे हीट सप्लाई करने पे एंट्रोपी बढ़ती है, सिस्टम से हीट निकालने पे एंट्रोपी घटती है. हम बहुत इजीली समझ सकते हैं इस चीज़ को. सो दिस वाज अबाउट एंट्रोपी फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस. हमने रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी देखी अभी. कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी निकालने के लिए आप यही चीज़ यूज करते हैं, ये एक्सप्रेशन. ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी कैसे फाइंड आउट होगी. थोड़ा सा डिफरेंस है, बस कोई खास डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बट हमें बेसिकली जो फोकस करना है वो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए फोकस करना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज फाइंड करना होता है न्यूमेरिकल्स में भी. ठीक है, सो अब हम देखेंगे इरिवर्सिबल का, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे फिर. ओके देन, थैंक यू.